नंदपुर गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे और उन्हीं खेतों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में किसान हरिराम अपनी पत्नी जमुना और 2 बेटों सूरज और गोपाल के साथ रहता था। सूरज बड़ा बेटा था, समझदार और जिम्मेदार। वहीं गोपाल अभी छोटा था और पूरे दिन गांव में अपनी शरारतों से सबको परेशान करता रहता था। उस सुबह सूरज खेत की मेड़ पर बैठा अपने पिता का इंतजार कर रहा था। भैया जल्दी चलो, मैंने पेड़ से आम तोड़ लिया है। अरे फिर से? अगर बाबूजी ने देख लिया तो पहले आम नहीं तुझे डांट मिलेगी। तो आम आप खा लेना, डांट मैं खा लूंगा। तू बड़ा चालाक हो गया है। दोनों भाई हंसने लगते हैं। तभी हरिराम खेत से लौटते हुए दोनों को देख लेते हैं। अरे शैतानों, इतनी मेहनत खेत में कर लिया करो, सिर्फ आम के पेड़ पर नहीं। बाबूजी, मैं बड़ा होकर आपके जैसा किसान बनूंगा। किसान बनना गर्व की बात है बेटा, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनना। बाकी चीजें मेहनत से मिल जाती हैं। जमुना हाथ में पानी का लोटा लेकर आती है। बस अब खेत और आम की बातें बंद करो, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। चारों आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। माँ, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे ना? हाँ बेटा, परिवार एक दूसरे का साथ कभी न छोड़े तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगती है। और सूरज, तू बड़ा भाई है, हमेशा गोपाल का ध्यान रखना। बाबूजी, मैं गोपाल को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भैया मुझे रोज पढ़ाई के लिए परेशान करते हैं। क्योंकि तू किताब खोलते ही सो जाता है। मैं सोता नहीं हूँ, किताब को आंखें बंद करके याद करता हूँ। हरिराम और जमुना हंस पड़ते हैं। लेकिन घर से कुछ दूर खड़ा एक आदमी ये सब चुपचाप देख रहा था। वो था देवराज, हरिराम का बड़ा भाई। उसकी नजर परिवार पर नहीं, बल्कि घर के सामने फैली जमीन पर थी। देवराज धीरे धीरे घर के पास आता है। अरे भैया आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ, सोचा छोटे भाई से मिलाता हूँ। जमुना उन्हें खाना देती है। भैया जी, खाना खा लीजिए। हाँ, रख दो। देवराज की नजर खेतों पर जाती है। हरिराम, इस बार खेती अच्छी हुई लगती है। भगवान की कृपा है भैया, मेहनत का फल मिल गया। हाँ, फल तो अच्छा मिला है। हरिराम मुस्कुरा देता है। देवराज वहां से चला जाता है। रात में देवराज अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हरिराम के पास कितनी जमीन है, देखा तुमने? दूसरे की जमीन देखकर क्या मिलेगा आपको? मुझे उसकी जमीन चाहिए। क्या? वो तुम्हारा छोटा भाई है। रिश्ते पेट नहीं भरते पार्वती, जमीन भरती है। लेकिन ये कैसी बात कर रहे हैं आज? बस देखती जाओ, एक दिन वो सारी जमीन मेरी होगी। पार्वती चुप हो जाती हैं। अगली सुबह हरिराम को पास के कस्बे से खेती का सामान लाना था। सूरज, हम दोपहर तक लौट आएंगे, गोपाल का ध्यान रखना। जी बाबूजी। माँ, मेरे लिए गुड़ वाली रेवड़ी लाना। हाँ बेटा, जरूर लाऊंगी। और तुम दोनों घर से दूर मत जाना। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। हरिराम और जमुना बैलगाड़ी से कस्बे की ओर निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद सूरज और गोपाल खेत के पास खेल रहे होते हैं। तभी एक गांव का लड़का दौड़ता हुआ आता है। सूरज, जल्दी चलो। क्या हुआ?
मुख्य सड़क पर तुम्हारी माँ बाबूजी की बैलगाड़ी का हादसा हो गया है। क्या? सूरज गोपाल का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ता है। सड़क के पास बहुत सारे ग्रामीण जमा थे। सूरज भीड़ को हटाकर आगे बढ़ता है। हटिए, मुझे जाने दीजिए। बाबूजी, माँ। गोपाल भी पीछे पीछे आता है। भैया, माँ उठ क्यों नहीं रही? सूरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भैया, बाबूजी सो गए हैं क्या? सूरज अपने छोटे भाई के सामने खुद को संभालता है। तभी रामलाल चाचा सूरज के कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, हिम्मत रखो। तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, माँ उठो ना, मैं रेवड़ी भी नहीं मांगूंगा। गोपाल रोते हुए माँ को पुकारता रहता है। ग्रामीणों की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसी समय देवराज वहां पहुंचता है। बच्चों, अब से मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। सूरज आंसू पोंछकर देवराज का हाथ पकड़ लेता है। उसे क्या पता था कि यही हाथ कुछ दिनों बाद उसकी जमीन छीनने की कोशिश करेगा। माता पिता की अंतिम विदाई के बाद दोनों भाइयों को देवराज के घर भेज दिया जाता है। सूरज अपने माता पिता की पुरानी तस्वीर और कुछ कपड़े लेकर आता है। आओ बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। ताऊ जी, क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं होगी। आओ बच्चों, पहले खाना खा लो। गोपाल थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन सूरज देवराज के चेहरे को ध्यान से देखता रहता है। अगली सुबह देवराज सूरज को बुलाता है। सूरज, अब तुम बड़े हो गए हो। कल से खेत के काम में हाथ बटाना। जी ताऊ जी। मैं भी काम करूंगा। तू पहले अपनी चप्पल तो सीधी पहनना सीख ले। गोपाल नीचे देखता है। उसकी एक चप्पल सच में उल्टी होती है। अरे, ये तो चप्पल की गलती है। पार्वती हंस देती है। सूरज भी हल्का मुस्कुराता है, लेकिन देवराज की आंखों में मुस्कान नहीं थी। रात को सूरज की नींद अचानक खुलती है। उसे बाहर से देवराज और पार्वती की आवाज सुनाई देती है। अब दोनों बच्चे मेरे घर में हैं। बस उनकी जमीन मेरे नाम हो जाए, फिर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो जमीन बच्चों के नाम है। बच्चे हैं, उन्हें क्या पता जमीन के कागज क्या होते हैं। ये गलत है। 5 एकड़ जमीन है पार्वती। इतनी जमीन बेच दूं तो जिंदगी भर आराम करूंगा। सूरज ये सुनकर सन्न रह जाता है। वो चुपचाप कमरे में लौटता है। भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जा। आप परेशान लग रहे हो। आज से हमें बहुत संभल कर रहना होगा। क्यों? समय आने पर बताऊंगा। सुबह देवराज सूरज को खेत में भेजता है। आज से खेत का सारा काम तुम संभालोगे। लेकिन ताऊ जी, मेरी पढ़ाई? पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पहले घर का काम सीखो। लेकिन बाबूजी चाहते थे कि मैं और गोपाल पढ़ें। अब तुम्हारा अभिभावक मैं हूं। जो मैं कहूंगा वही होगा। सूरज चुप हो जाता है। गोपाल पास आकर धीरे से बोलता है, भैया, आज स्कूल नहीं जाएंगे। जाएंगे। पहले ताऊ जी का काम पूरा कर लेते हैं। उसी दिन देवराज लेखपाल और एक वकील से मिलने जाता है।
भाई की मौत के बाद जमीन का काम करवाना है। जमीन बच्चों के नाम है, अभी वे छोटे हैं। कोई रास्ता तो होगा। देवराज मेज पर पैसों से भरा लिफाफा रखता है। वकील और लेखपाल एक दूसरे को देखते हैं। अगर बच्चों के दस्तखत किसी कागज पर मिल जाए तो काम आगे बढ़ सकता है। दस्तखत मैं करवा लूंगा। उन्हें पता नहीं था कि बाहर खड़े सकलदेव बिन जी उनकी पूरी बात सुन चुके थे। देवराज, तू अपने ही भाई के बच्चों के साथ ऐसा करेगा? अगले दिन देवराज कुछ कागज लेकर सूरज के पास आता है। सूरज बेटा, इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दो। किस चीज के कागज हैं ताऊ जी? सरकार से अनाथ बच्चों को मदद मिलेगी। मैं पहले पढ़ूंगा। इतना क्या पड़ेगा? जहां निशान लगा है वहां हस्ताक्षर कर दे। सूरज को अपने पिता की बात याद आती है। बेटा, किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना। माफ कीजिए ताऊ जी, जब तक मुझे सब समझ नहीं आएगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूं क्या? नहीं ताऊ जी, लेकिन बाबूजी ने ऐसा करने से मना किया था। देवराज कागज छीन लेता है। लगता है ये लड़का मेरी सोच से ज्यादा समझदार है। शाम को सकलदेव बिंद जी दोनों भाइयों से मिलने आते हैं। राम राम बेटा। राम राम काका। आपको देखकर बाबूजी की याद आ गई। मुझे भी तुम्हारे बाबूजी की बहुत याद आती है। देवराज बाहर आता है। अरे सकलदेव जी, आइए। बस बच्चों का हालचाल पूछने आया हूँ। देवराज अंदर चला जाता है। सकलदेव बिंद जी सूरज को ध्यान से देखते हैं। बेटा, सब ठीक है? सूरज कुछ नहीं बोलता। सकलदेव बिंद जी समझ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सूरज सकलदेव बिंद जी को अकेले में सारी बात बताता है। काका, ताऊ जी हमें स्कूल नहीं जाने देते और कल कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाने वाले थे। तुमने हस्ताक्षर तो नहीं किए? नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी गलती होने से बच गए। काका, ताऊ जी हमारी जमीन लेना चाहते हैं। सकलदेव बिंद जी कुछ पल चुप रहते हैं। डरो मत, तुम्हारे बाबूजी का दोस्त अभी जिंदा है। अगले दिन देवराज सूरज को सुबह सुबह जगा देता है। सूरज, खेत में पानी लगाना है, गौशाला साफ करनी है और लकड़ियां भी लानी है। जी ताऊ जी। मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। तू रसोई में बर्तन साफ कर। लेकिन ताऊ जी, मुझे स्कूल जाना है। अब स्कूल की नहीं, काम की जरूरत है। गोपाल उदास होकर सिर झुका लेता है। कुछ देर बाद पार्वती दोनों के लिए खाना लेकर आती है। लो बेटा, गरम रोटी खा लो। देवराज तुरंत आ जाता है। इतनी रोटियां क्यों दे रही हो? बच्चों को भूख लगी है। काम करेंगे तभी खाना मिलेगा। ताऊ जी, बहुत भूख लगी है। तो काम जल्दी कर। सूरज अपनी आधी रोटी गोपाल को दे देता है। तू खा ले। लेकिन भैया, आपने भी तो कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, तू खा। दूर खड़ी पार्वती की आंखें भर आती हैं। पार्वती की आंखों में आंसू थे। वो अपने सामने बच्चों को भूखा और परेशान होते हुए देख रही थी, लेकिन देवराज के डर से कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर कब तक सूरज और गोपाल ये सब सहेंगे? क्या पार्वती अपने बच्चों को इस अत्याचार से बचाने के लिए देवराज के खिलाफ खड़ी होगी, या फिर उसकी मजबूरी उसे हमेशा की तरह चुप रहने पर मजबूर कर देगी? आगे की कहानी में क्या होगा
ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। अगर आपको सूरज और गोपाल की कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और करण एनिमेशन जोन को सब्सक्राइब जरूर कर लें।